तो किसने स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, ओके। तो ये चैप्टर है डिडक्शन, सेक्शन 80 के तहत। 80, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CCD, उसके बाद 80E, 80 अप टू 80U तक ये जाता है। बहुत सारे इसके अंदर डिडक्शंस हैं। तो इसको पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोगों को और ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन, ग्रॉस टोटल का GTI, ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन, उसके बाद टोटल इनकम का डेफिनेशन, ये हम लोग को मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि डिडक्शन जो है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है। जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम रहेगा उसमें से डिडक्शंस घट जाएंगे। ठीक है, डिडक्शन घटने के बाद आपका टोटल इनकम आ जाता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं कि जो पांचों हेड का इनकम है, वो हम लोग ऐड कर देंगे। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन्स और बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद में कुछ शेयर भी, वो आपका हम इंस्टीट्यूट का बुक भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप लोग भी कुछ देखते रहिएगा। तो प्लीज कंफर्म दैट आप देख पा रहे हैं जो मैं शेयर किया हूं अभी। यस सर, शो हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो अभी क्लास में कौन कौन मौजूद है, आदित्य जी, कृष्णा, प्रज्वल, ठीक है। तो एक्चुअली आज मैच भी है, तो मे भी लोग कुछ लोग आए नहीं होंगे, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो हम लोग जितने लोग हैं उतना ही पढ़ाई, उतने लोग ही पढ़ना शुरू किया जाए। तो जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ डिडक्शन, वो देखिए यहाँ पे आपका आ गया, डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। देखिए जी क्या है, जैसे पांचों हेड हम लोग इनकम ऐड कर दिए तो आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन घटाएंगे। कौन कौन सा डिडक्शन घटाएंगे, जो 80 के अंदर, अंडर सेक्शन 80 के अंदर मेंशन्ड है, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। वो घटाने के बाद क्या हुआ, टोटल इनकम आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो डिडक्शन है, जो डिडक्शन जितना हमको देना है वो कभी भी आपके ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगा। जैसे आपका ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए कि 6 लाख रुपया है, तो ऐसा नहीं कि डिडक्शन आपको 7 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन कितना होगा, मैक्सिमम अप टू द लेवल ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और सारे डिडक्शन में कंडीशंस है, किस कंडीशन पे मिलेगा डिडक्शन, कितना मिलेगा, मतलब अमाउंट, ऑल आर मेंशन्ड इन द रेस्पेक्टिव सेक्शंस। किसको किसको मिलेगा, जैसे बहुत सारे सेक्शन से सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है और एचयूएफ को मिलता है। ठीक है, तो वहां पर वो भी मेंशन्ड है कि इंडिविजुअल में कौन सा है, रेसिडेंट है, वो भी मेंशन्ड है। और उसके बाद क्या रहता है, लिमिट रहता है, कितना का मैक्सिमम डिडक्शन मिलना चाहिए। उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उतना डिडक्शन आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग अभी शायद क्लास लिए कि नहीं, लेकिन क्या है, कैपिटल गेन में जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसमें क्या होता है, बहुत बहुत चीजें, जैसे मान लिया लॉटरी, लॉटरी से आप पैसा कमाए, तो ये जो डिडक्शन है 80 का डिडक्शन क्या होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, इसमें से नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप लोग विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, इसका डायरेक्ट आप टैक्स जमा करो, इसमें से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिक कुछ कुछ चीजें हैं, उसको आप लोग मतलब उसको थोड़ा सा समझना है, उसको मतलब जब सवाल आप सॉल्व करोगे तो उसको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग तो पढ़ेंगे, और इसमें जितना थोड़ा सा बोला जाता है कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में भी रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ है कि आई विल गिव द आइडियाज, टिप्स, बट क्या है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा कि मैक्सिमम अमाउंट कितना है डिडक्शन का, किस किस को मिलता है डिडक्शन। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें लर्न करना पड़ेगा। चैप्टर बहुत ज्यादा माने बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि अभी मैं देखा जो यहाँ पर सीए, जिस सीएमए का जो बनाया गया है, ये तीनों में है, सीएमए में भी है, सीएस कंपनी सेक्रेटरीज में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है, आपके बीकॉम में भी होगा, बीबीए में भी है, एमबीए में भी है।
जो यूजीसी नेट है, कुछ बच्चे बीकॉम एमकॉम करने के बाद आप नेट भी दे सकते हैं, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि पीएचडी के लिए होता है, वो आप भी अगर देंगे तो उसमें भी ये है डिडक्शन चैप्टर, डिडक्शन रिबेट एंड रिलीफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जैसा मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट के बुक में 463, ये जो पेज है 463 से लेकर 524, मतलब अच्छा खासा समझ लीजिए कि 60 पेजेस का, समझ लीजिए कि ये 61 पेजेस का ये आपका डिडक्शन आपको बताया गया है। और इसमें नॉर्मली सेपरेट जो है सेपरेट क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछा जाता है, ये ऑलवेज इट्स मिक्स्ड विद अदर चैप्टर्स। जैसे आपको कभी ग्रॉस टोटल इनकम बनाने के लिए या टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए दिया जाता है, तो उस केस में इसको क्या करता है, थोड़ा सा इनपुट इसमें डाल दिया जाता है। आज थोड़ा सा समय के अभाव के चलते हम लोग करेंगे, बट थोड़ा सा इसको 2-3 मतलब 3-4 जो भी हम लोग को अभी सेक्शन मिलेगा उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमको मिनिमम 3 डेज, इट विल टेक 3 डेज, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का अगर हम क्लास लेते हैं तो 3 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो देखिए हम लोग क्या, लेट्स स्टार्ट डिडक्शन। देखिए जी, यहाँ पे डिडक्शन मैंने जो बताया, यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी कैन क्लेम सेवरल डिडक्शन एज स्पेसिफाइड इन चैप्टर 6A। तो जो भी पूरा टोटल इनकम जोड़ देंगे उसमें से कुछ डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। मैंने जो बताया उसमें क्या देगा, डिडक्शन नॉट अवेलेबल, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नॉट अवेलेबल फ्रॉम किसमें से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A 111A, that is STCG on which STT is charged, and casual income like winning from lotteries, races, etc. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा घुमा के, तो बोल दिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000, ओके, उसके बाद डिडक्शन कुछ दे दिया जाएगा, हाँ भैया इसका डिडक्शन 25,000 है, तो 50 में से आप 25 लेके भाई खुश हो जाएंगे, 25,000 आ गया। लेकिन नो, पहला ये एक्सेप्शन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे मिलता है आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने पर जो पैसे मिलते हैं, जो गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ प्रॉपर्टी आपने बेचा या बिल्डिंग कहीं है वहां बेच दिया, शेयर्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं, हाँ, कुछ भी अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, और लॉन्ग टर्म एसेट बेचेंगे तो उसमें से इंडेक्सेशन प्राइस उसका घटा के जो बचता है उसको कैपिटल गेन बोला जाता है, उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, उसमें से हमको डिडक्शन नहीं देना है। मैंने क्या बताया था ऊपर की जो जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन मिलता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये जीटीआई के ऊपर ही आता है, इसमें दो राय नहीं है, सही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम कैपिटल गेन का जोड़ते हैं, जैसे सैलरी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम, और कैपिटल गेन का भी जोड़ते हैं, उसके बाद हम जीटीआई निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम लोग डिडक्शन देते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो जीटीआई का पार्ट तो बनेगा, लेकिन डिडक्शन हम उसमें से नहीं देंगे, उसका सेपरेट होता है टैक्सेबिलिटी। उसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी वैसा ही होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A 111A, दैट इज एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑन व्हिच एसटीटी इज चार्ज। एसटीटी मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर्स वेयर्स का हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एसटीटी कटता है। तो वो अगर उसमें कुछ कैपिटल गेन आया, साल भर में जोड़ा गया जितना मैंने आपने बेचा और खरीदा शेयर्स का, और कुछ आया गेन, तो उसमें से हम डिडक्शन नहीं घटाएंगे। और तीसरा हो गया आपका कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस एटसेट्रा। तो ये जो लॉटरीज है और रेसेस है ये कैजुअल इनकम है। तो कैजुअल इनकम में गवर्नमेंट बोलता है कि इसको डायरेक्ट तुम 30% टैक्स हमको दे दो, हम इसमें से ऐसा नहीं कि तुम अगर कुछ इंश्योरेंस में कुछ जमा किए हो या कुछ म्यूचुअल फंड लिए हो जो कि 80C, अभी पढ़ाएंगे हम, जो 80C के तहत है उसको घटाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए क्या है, लिमिट ऑफ डिडक्शन, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने पहले ही बताया था, जस्ट मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम से कभी भी आपका
डिडक्शन है वो ज्यादा नहीं होगा। जितना ग्रॉस टोटल इनकम है मैक्सिमम डिडक्शन आपका उतना ही होगा। वही चीज यहां बताया गया है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। पहला एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो नीचे लिखा गया है इसके ऊपर तो डिडक्शन अप्लाई ही नहीं होता है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि डिडक्शन नॉट अवेलेबल किसमें? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए एसटीसीजी ऑन विच एसटीटी इज चार्ज्ड, और कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, सट्टाबाजी खेल लिए भैया, और कुछ भी आप किए, जो भी कैजुअल इनकम है, एक बार आता है तो केबीसी से आपने दिया, कौन बनेगा करोड़पति से आपने जीता, तो ये सारा का सारा तो डिडक्शन इसके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। तो वही बात है, जो लिमिट ऑफ डिडक्शन हम लोग बोल रहे हैं कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन वो जीटीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब जब जीटीआई की कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी चीजें को हम लोग हटा देंगे। मान लीजिए कि ग्रॉस टोटल इनकम आया आपका 6 लाख, 6 लाख में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घुसा हुआ 1 लाख भैया, तो 6 लाख में से 1 लाख पहले घटाएंगे हम लॉन्ग टर्म, कितना है 5 लाख। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है वो भी घटा देंगे, कैजुअल इनकम है वो भी घटा देंगे, और इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 111 115 ए ए बी ए सी ए सी ए, इसको हम लोग 115 वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इसको भी अभी अभी आप लोग याद कर लीजिए कि हाँ ये चारों चीज जो है वो लिमिट ऑफ डिडक्शन में नहीं आएगा। अगर ग्रॉस टोटल इनकम इसको ऐड करके हम लोग बनाए हैं तो ये सारी चीजें हटा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपका ग्रॉस टोटल उसके बाद कितना आया, उसमें से हम लोग डिडक्शन देंगे। एक यहां पे ये देखिए, डबल डिडक्शन नॉट परमिसिबल where deduction under any section of chapter 6a has been claimed, then the same shall not qualify for deduction in any other section। नॉर्मल है, अगर यहां पे आप डिडक्शन एक ले रहे हैं 80C के अंदर, तो दूसरे सेक्शन के अंदर फिर उसको ना लीजिए। ये तो नॉर्मल चीजें हैं कि एक चीज दूसरी बार कैसे दूसरी जगह कैसी आएगी। जैसे ये देखिए, हम एक बार और एक एग्जांपल देते हैं हाउस का जो होता है। अगर आप हाउस में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर रहे हैं और आपने लोन लिया है, आप लोन को चुकता करते हैं। अगर आप लोन को चुकता करते हैं तो लोन जो हम लोग पेमेंट करते हैं जी, तो उसका 2 पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल पार्ट और दूसरा इंटरेस्ट पार्ट। तो दोनों का डिडक्शन मिलता है, ये नहीं कि एक ही का डिडक्शन मिलता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं फास्ट भाग रहा हूं तो आप हमको प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, तो थोड़ा सा हम स्लो हो जाएंगे। हाँ, और अगर ज्यादा स्लो है तो भी बता सकते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं कि जो डबल डिडक्शन नॉट परमिसिबल का क्या होगा कि एक ही डिडक्शन को हम 2 जगह नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए आज हाउस का हम बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड वी आर पेइंग द लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट का कैसे होगा भैया? तो लोन और इंटरेस्ट हम दोनों पे कर रहे हैं ईयरली। तो मान लीजिए कि अगर हम लोन पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपया, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 2,000 रुपया, 52,000, तो 52,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन क्या होगा, अलग अलग सेक्शन से मिलता है। जो इंटरेस्ट का पोर्शन है 2,000, मैंने कितना बताया, 50,000 मूलधन मैंने हर साल हम रीपे कर रहे हैं, और 2,000 रुपया इंटरेस्ट का। ठीक है, तो 50,000 जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा, और जो 2,000 इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब कहां कहां मिलेगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो जो प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है वो 80C के अंदर मिलेगा, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन, और जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन क्या मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये देखिए हम लोग अलग अलग लिए, ऐसा नहीं कि 50,000 यहां भी ले लेंगे 52 वहां ले जाएंगे, नहीं, उसको ब्रेक करेंगे, और जैसा हो रहा है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे वही बताया गया है कि अगर आपने एक जगह लिया है तो दूसरे जगह लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया है जी, यहाँ पे सैलरी में कितना कमाए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना कमाए, कैपिटल गेन में कितना कमाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना कमाए। हाँ, टोटल हो गया आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11 एलटीसीजी, कैजुअल इनकम, रिमेनिंग इनकम जीटीआई, ये हम बांट देंगे क्योंकि डिडक्शन के लिए ऐसा ऐसा हम लोग करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये जो जीटीआई है, जीटीआई आपका 7 लाख आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, तो 7 लाख में
अगर एसटीसीजी का अमाउंट है तो यहाँ लिखेंगे, एलटीसीजी का है तो यहाँ लिखेंगे, कैजुअल इनकम का है तो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग इनकम ऑफ जीटीआई। तो जो डिडक्शन मिलेगा रिमेनिंग इनकम ऑफ जीटीआई से ही मिलता है, वही इसीलिए आप बांट दिया गया। अब डिडक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो डिडक्शन का चैप्टर है तो पहला डिडक्शन 80C है और लास्ट वाला डिडक्शन क्या है? 80U है। तो 80C टू 80U पूरा का पूरा हम लोग डिडक्शन देख लिए और प्रोवाइड कर दिए भैया, ठीक है। अब अप्लाई रेट टैक्स। अब देखिए एसटीसीजी क्या हो गया? एलटीसीजी सॉरी एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, जिसके ऊपर एसटीटी कटता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उसका 15% अप्लाई टैक्स रेट 15% फ्लैट मार दिए। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें 20 भी होता है 10 भी होता है, तो वो मार दिए हम लोग। कैजुअल इनकम है फ्लैट 30% है, और उसका जो रिमेनिंग इनकम बना उसमें क्या हो गया? स्लैब रेट हो गया। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो है वो किस कॉलम में है जी? रिमेनिंग इनकम ऑफ जीटीआई, यहीं पर है, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? इतना जो डिडक्शन आया, डिडक्शन घटाने रिमेनिंग जीटीआई, तो यहां पे लिख दिया हम, और उसके बाद क्या हुआ? रेट अप्लाई हो गया। तो ये हुआ आपका बेसिक। बेसिक तगड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? एक एक ये डिडक्शन उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला है एटीसी, सब कोई का पसंदीदा, सभी परीक्षा में आना ही है, इसमें नो डाउट, और इट्स अ वेरी वेरी रिलेटेड टू द आवर रियल लाइफ आल्सो। ये इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स है, इन्वेस्टमेंट का जरिया है, बुढ़ापे का सहारा बोल दीजिए, और डिडक्शन भी मिलता है। अब ऐसा बोनस कहां मिलेगा आपको? आप एलआईसी जमा करते हैं, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ हो जाएगा तो भी मिलेगा, और नहीं हुआ तो वो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिलता है। हाँ, उसके बाद आपको एटीसी में भी डिडक्शन मिलता है। तो इट्स अ वेरी नाइस सेक्शंस, बहुत जगह इसका बेनिफिट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेबल टू। तो हमेशा याद करना है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि देखिए पर्सन कितने होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, local authorities, artificial judicial person, lot of persons are there. So this ATCE will applicable on only individual and Hindu undivided family. अब यहां पर ही बोल दिया वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसके मतलब जो हमारे एनआरआई भाई हैं, मैं भी पहले बाहर रहता था तो भी जमा करता था, मैं जानता हूं कि एनआरआई होने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं और आपको डिडक्शन मिलेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, कि जो एनआरआई के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं, और इफ एनी NRI will contact you regarding the taxability of the amount, then you can tell, सर ये एप्लीकेबल आपके ऊपर है, उसको भी अच्छा रहेगा। तो यहां पे पहला है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। इंडिविजुअल और एचयूएफ, और दोनों रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका ओपन, ठीक है। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, कि भैया इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो नीचे लिखा गया है, बस। कंडीशन क्या है? जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें लिखा हुआ एसएससी हैज मेड अ डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट इन एनी वन और मोर ऑफ द लिस्टेड आइटम्स एज गिवन बिलो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए ये प्रीवियस ईयर में ही आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको असेसमेंट ईयर में जब टैक्स भरेंगे तब उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में नहीं करेंगे तो उसका असेसमेंट ईयर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है 23rd, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, कि 23rd 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31st ऑफ द मार्च 2024, मतलब अभी और कितना बचा हुआ है? 4.5 महीने, 4.5 महीना से 4 दिन कम बोल दिए। हाँ, 4.5 महीना बचा हुआ, ये खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्या होगा? खत्म हो जाएगा, उसके बाद 24-25 शुरू होगा। तो 23-24 में जिसका भी अमाउंट जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम जो टैक्सेबिलिटी से ज्यादा है, तो उसको हम लोग सलाह देते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, मतलब आपको बुढ़ापे में रिटर्न भी मिलेगा, या कभी निकालेंगे तो, और दूसरी बात है आपका ग्रॉस टोटल इनकम से वो घट जाएगा, अगर घट जाएगा तो आपका टैक्स कम लगेगा।
चलते हैं आगे। तो क्या क्या आइटम है जी, देखिए पहला है LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी। अब देखिए लाइफ पॉलिसी क्या होता है, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, ये हम LIC का अगर अलग चैप्टर लेंगे तो उसमें हम बता देंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है जी, इसमें डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे टर्म लाइफ होता है, टर्म लाइफ में क्या होता है, उसमें सिर्फ आप पैसा जमा करते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो पैसा मरने पे ही मिलता है। मतलब मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है, मैच्योरिटी अमाउंट बोल दीजिए या सम अस्योर्ड, उसका अच्छा वर्ड है सम अस्योर्ड। मतलब मान लीजिए कि आज कोई एक मिस्टर एक्स है, वो एक पॉलिसी लिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का सम अस्योर्ड, मतलब अगर कुछ फैटल हो जा रहा है, फैटल का मतलब अगर कोई मर जा रहा है, इंसिडेंस हो जा रहा है कुछ, तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। उस 10 लाख को पाने के लिए अगर हम ईयरली कुछ पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए 10 लाख के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि उसको हमको पैसा जमा करना पड़ेगा भैया 8,000 रुपया, थोड़ा कम है, उसको बढ़ा दे रहे हैं 9,000 रुपया। 9,000 we are paying each and every year, and if any incidents happen then the person will get 10 lakhs। मतलब क्या हुआ जी, वो हर साल 9 लाख रुपए, 9 लाख नहीं, 9,000 रुपीज जमा करता है। किसको? LIC को। LIC थ्रू एजेंट के द्वारा जमा कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, और उसको कुछ अगर इंसिडेंस होता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे 9,000 क्या हो गया? प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट मतलब हम लोग हर साल 9,000 रुपए जमा करते हैं। और 10 लाख क्या हो गया? सम अस्योर्ड। सम अस्योर्ड का मतलब क्या होगा? कुछ होगा तो वो मिलेगा। तो यहां पर जो हमको डिडक्शन मिलेगा ना जी, वो 9,000 मिलेगा। मतलब प्रीमियम का वैल्यू, वो सम अस्योर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हमेशा आप लोग दोनों चीज में कंफ्यूज ना होइएगा, प्रीमियम अमाउंट कितना जमा कर रहे हैं और सम अस्योर्ड कितना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन ऑन लाइफ ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड वेदर मेजर माइनर ऑफ सच इंडिविजुअल। In case of HUF, any member of HUF. Maximum limit. Premium or insurance policy in excess of the following percentage of the actual sum assured shall be ignored. Up to 31st March 12, insured is disabled or suffering from disease specified under section DDB. Insured is any other person, 20%. During previous year 12-13 on or after 1-4-13 15% और 10%। देखिए ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट जो है ये बता दिया गया है। मैक्सिमम लिमिट क्या बोलता है? प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इन एक्सेस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द सम अस्योर्ड शैल बी इग्नोर्ड। देखिए बहुत घुमा के लॉ लिखा हुआ है। लॉ इसीलिए बोला जाता है कि इट्स अ ब्यूटी ऑफ द लॉ, लेकिन ब्यूटी क्या भैया, हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को टफ लगता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है, आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। तो नॉर्मल बोल देता कि हाँ भैया जितना प्रीमियम पैसा जमा करे उतना डिडक्शन मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, प्रीमियम का अमाउंट 9,000 लिखिए और उसके बाद एक दूसरा कंडीशन जो यहां से पिक करके आपको उठाना है वो भी आप लिखिए। तो क्या है जी, अगर किसी ने पॉलिसी लिया था 2012 या 2012 के पहले, हाँ 2012 के पहले अगर लिया था, तो 20% ऑफ द सम अस्योर्ड आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग 10 लाख का पॉलिसी लिए थे, 20% ऑफ द सम अस्योर्ड कितना हुआ? कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, 10 लाख का कितना हो गया? 20% 2 लाख रुपए। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि आपने जितना प्रीमियम जमा किया है, कितना जमा किया है? 9,000। और दूसरा दूसरा 20% ऑफ सम अस्योर्ड कितना है? 2 लाख। उसमें से जो लोअर है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 9,000 और 2 लाख, विच एवर इज लोअर, तो कितना मिला? 9,000। 2 लाख से कम है, आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इतना घुमा के लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी in excess of following percentages of actual sum assured shall be ignored। मतलब क्या हो गया कि जितना पॉलिसी है और जो 20% है उसका हमको मिनिमम ही लेना है। ठीक है, तो 12-13 में अगर 31 मार्च 2012 तक लिए थे तो 20% आपको क्या करना है? लेना है। हाँ, और अगर 12-13 माने 13 तक लिए, अगर 31 मार्च 2013 तक, तो वो 10% है। 10% मैंने क्या? 10 लाख का 10% 1 लाख। अब प्रीमियम कितना जमीन? 9,000, जो विच इवर इज लोअर।
लेकिन अभी क्या कर दिया 2013 के बाद, मतलब 1/4/2013 से टिल डेट, अभी मतलब अभी तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए आपका पुराना क्वेश्चन दे सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, अभी 2013 के बाद ही तो इंश्योरेंस कोई लेगा अभी जो है। तो 2013 के बाद अगर अभी कोई बंदा ले रहा है, हाँ, पॉलिसी पॉलिसी इशू 2012 तक जो लिया या 13 तक, तो ये पुराने वाले रेट लगेंगे। जो अभी इशूड पॉलिसी ले रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम और 15% उसमें से जो लोअर रहेगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड का डेफिनेशन दिया है जी। In relation to a life insurance policy shall mean the minimum amount assured under the policy and happening of some assured event at any time during the term of the policy, not taking into account the value of the premium agreed to be returned, और मतलब एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड क्या होता है, जितना का वैल्यू रहता है, जितना का सम अश्योर्ड रहता है उसी को बोला जाता है। तो वो क्या चीजें हो गई, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है प्रीमियम और सम अश्योर्ड का 20% और 10% और 15%, जो लोअर होगा आपको मिलेगा इंश्योरेंस का। तो नॉर्मल हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना पॉलिसी की रहता है ना जी, मतलब प्रीमियम का अमाउंट, वही आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली में इतना हमको जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जब बोला गया है थ्योरेटिकली तो हम लोग पढ़ लेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देखिए जी यहाँ पे क्या हो गया, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बोथ। ठीक है, अभी 80C आपका शुरू हो गया है। अभी 80C के बाद अभी क्या हो गया, अभी 80C ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, 80C 80C2 5 80C 80C3 ऐसे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सब सेक्शन याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ 80C लिखिए। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया 80C21, ठीक है, याद नहीं रहेगा तो 80C लिखिए। यहाँ पे 80C25, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। बोलिए, आप बोलेंगे कि भैया 2 3 4 कहाँ गया, तो 2 3 4 उसको नहीं देखना हम लोग को, जितना लिखा गया बस उसी के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेक्शंस आते हैं वो चले जाते हैं, डिलीट हो जाता है। डिलीट का मतलब क्या हुआ, एबोलिश हो गया या बाद में गवर्नमेंट उसको उठा ली तो हम लोग हटा देते हैं उसको। हाँ, जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से ही आपको मिले। तो 80C25 मतलब पीपीएफ। पीपीएफ का देखिए हम थ्योरी बता दे रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी क्या है जी 80C, अभी देखिए बाद में बताया जाएगा कि जो 80C का डिडक्शन है ना जी, वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही मिलते हैं। ठीक है, 1.5 लाख रुपए ही मिलते हैं। अब 1.5 लाख रुपया में आप इंश्योरेंस जमा कीजिए, पीपीएफ में जमा कीजिए, या तो अटल पेंशन योजना में जमा कीजिए, या बच्चों का ट्यूशन फीस जमा कीजिए, सारा का सारा आएगा लिस्ट इसमें। बहुत मतलब इट्स अ ब्रॉड लिस्ट। ब्रॉड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई बंदा, कोई एसएससी अगर मान लीजिए इंश्योरेंस का पैसा नहीं जमा कर रहा है। इंश्योरेंस क्या है भैया, डर का बिजनेस बोलते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड ही है, छोट शुरू में हम लोग, भैया इंश्योरेंस जमा करते हो, क्या इंश्योरेंस जमा करेंगे यार, हम लोग नहीं मरेंगे अभी तक। तो बहुत लोग इंश्योरेंस जमा नहीं भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मान लो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में उन लोग को स्कूल का फीस देना पड़ता है। स्कूल का फीस बोलिए या ट्यूशन फीस दीजिए, कुछ भी बोलिए, हाँ, तो उन लोग को भी डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें 80C को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है कि अगर बंदा कोई LIC नहीं जमा कर पा रहा है, पीपीएफ नहीं जमा कर पा रहा है, तो भैया ट्यूशन तो पढ़ाएगा ही बच्चों को, तो स्कूल का फीस साल भर का दे दो भैया, उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 80C25, ठीक है, 80C25 subscription should be in the name of following person. In case of individual, such individual, his spouse and child with a major minor. In case of individual, देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि एचयूएफ और इंडिविजुअल के नाम पे ही होगा। तो बस यहाँ पे ये दे दिया गया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हर साल आप 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 1.5 लाख तक मिलेगा, कि नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन जो है 80C के अंदर वो 1.5 लाख तक ही मिलेगा। 2.5 लाख जमा करो, कुछ भी जमा करो, ठीक है। और जो इंटरेस्ट का बेनिफिट्स है वो भी 1.5 लाख तक ही मिलता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 1.5 लाख तक ही क्या है, मतलब मैक्सिमम को बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, एनी सब्सक्रिप्शंस टू नेशनल सेविंग
सर्टिफिकेट, एनएससी जिसको बुलाता है। पहले देखिए जी, हम लोग के समय में मदर फादर लोग भी एनएससी में जमा करते थे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक होता था, सर्टिफिकेट टाइप का आपको दिया जाता था। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आप क्या करो, इसको जमा कर सकते हैं। तो एनी सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाँ 8th इशू 9th इशू, इसमें तो इशू होता है 8th इशू 9th इशू 10th इशू ऐसे कर करके, तो आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। If contribution is made in joint name, the person who has contributed the money is eligible to claim deduction. An individual can claim deduction in respect of certificate purchase in the name of his spouse or minor child. Treatment of accrued interest. Deduction is also available on accrued interest, which is reinvested. That is, interest up to penultimate year of lock-in period is eligible for deduction. देखिए यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट, उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा, अक्रूड इंटरेस्ट का। जैसे मान लीजिए हम लोग तो जमा करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमारे 10,000 20,000, लेकिन उसके ऊपर जो अक्रूड इंटरेस्ट है 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट, मान लीजिए कि हमको 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो 10,000 हो गया, 800 रुपए हमको इंटरेस्ट मिला, तो वो भी क्या होगा 80C के अंदर ऐड हो जाएगा, 10,000 प्लस 800 अक्रूड है। अक्रूड का मतलब वो मिलेगा ही इंटरेस्ट, अभी मिला नहीं है। जो कि जैसे हम लोग का क्या होता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हम लोग पत्र खरीदते हैं, पत्र नेशनल सर्टिफिकेट मतलब पत्र होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो खरीदते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या होता है, पैसा जमा कर दिया 10,000 रुपए, अब उसमें तो रहता है कि हाँ भैया आपको मिलेगा पैसा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो जितना इंटरेस्ट मिलता है वो भी हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है हम लोग को डिडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड 1023D नोन एज धन रक्षा। ठीक है, तो इसको भी देखिए पढ़ना पड़ेगा। अगर यूलिप पे जमा, ये भी क्या होता है जी, एक इंश्योरेंस का एक ये है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वही का प्लान है, इंश्योरेंस का ही प्लान है, या यूटीआई और एलआईसी म्यूचुअल फंड का, ये सब केसेस में भी आप जमा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये टीसी के अंदर आएगा। और एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम और नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ द नेशनल हाउसिंग में जमा करते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक में टैक्स सेविंग के अंदर, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, किसमें किसमें हम लोग जमा करेंगे तो ये डिडक्शन मिलता है। जैसे और देखिए, इसको पढ़िएगा, इसको आप लोग, डिडक्शंस आर इक्विटी शेयर्स इन इशू ऑफ कैपिटल, ये देखिए यहाँ पे एक और था, इन्वेस्टमेंट एज टर्म डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और मोर विद ए शेड्यूल्ड बैंक। अगर कुछ टर्म डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी मिलेगा। नाबार्डा में कर रहे हैं, नेशनल बॉन्ड में, नाबार्डा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसमें जमा कर रहे हैं तो मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली, इसमें एचयूएफ नहीं है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ए कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर, तो ये क्या है जी, ये जो सिर्फ इंडिविजुअल वाला है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सुपर एनुएशन फंड होता है, जैसे वहां पे हम लोग जमा करते हैं, कुछ इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वही यहाँ पे मिलता है। जितना भी फंड है, जैसे सुकन्या हो गया, यहाँ पे देखिए पढ़िएगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्चों के लिए हम लोग खोलते हैं, उसमें बेटी के लिए, तो उसमें अंदर पैसा जमा करते हैं, तो जितना पैसा जमा किया साल भर में 10,000 20,000 15,000, वो आपको क्या होगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। और ट्यूशन फीस भी यहाँ पे कहीं होगा, आप पढ़िएगा। ये भी देखिए, एनी पेमेंट मेड बाय वे ऑफ ट्यूशन फीस, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्यूशन फीस में आपको क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, इसमें क्या हुआ, ट्यूशन फी मे बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन और thereafter donations to school, such payment does not include any payment towards any development fees or donation or payment or similar nature. Private tuition is not covered. ठीक है, तो प्राइवेट ट्यूशन अगर पढ़ा रहे हैं तो ये कवर नहीं होगा। मान लीजिए कि हमसे पढ़ रहे हैं और पैसा आ रहा है, या तो कहीं अकाउंट्स का पढ़ रहे हैं अलग से, तो वो पैसा कवर्ड नहीं होगा, वो चीज कवर नहीं होगा इसमें। देखिए नीचे बोला गया क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना मिलेगा क्वांटम ऑफ डिडक्शन,
इसको देखिए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, एग्रीगेट ऑफ द एलिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद 1.5 लाख रुपया। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तो हमेशा क्या रहता है, 1.5 लाख रहता है। 1.5 लाख के नीचे अगर जमा किए हैं तो ठीक, जितना अगर मान लीजिए 1.5 लाख के जगह पे आपने 1,30,000 जमा किया तो 1,30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख। अगर 2 लाख भी जमा किए तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 1.5 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगा। ये क्वेश्चन है, इसको एक दो क्वेश्चन इसमें कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ABCDE, पेमेंट ऑफ LIC की है, LIC पॉलिसी, NSC, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। हाँ, लोन के बारे में भी बता दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर हमको दिखा नहीं, लोन के बारे में पहले मैं बता दिया था हाउसिंग के बारे में, कि हाउसिंग में 2 पार्ट होता है, एक तो आप लोन पेमेंट कर रहे हो और एक इंटरेस्ट दे रहे हो। तो लोन का पेमेंट यहाँ पे ATC में आएगा, और इंटरेस्ट का जो पेमेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 है उसमें, तो वहां पे वो जाके आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें कहीं होगा तो वही यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में देखा तो हमको याद आ गया कि जो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, contribution to unit linked mutual plan, school fees, amount deposited to PPF, notified units of mutual fund under section 1023D, हमेशा notified units ही बोला रहेगा, सब में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, एक जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि बहुत लोग देखिए, पहले एक्चुअली क्या होता है, जब लॉ बनता है तो बहुत सारे लूपहोल्स भी हो जाते हैं। लोग लूपहोल्स का थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं कि लूपहोल्स यहाँ पे क्या है। तो मतलब कोई कोई आदमी है, जैसे मान लीजिए LIC में पैसा जाके कौन, मतलब देखिए, ये तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज या अपने लाइफ को सेफ्टी करने के पर्पज से कर ही रहे हैं, नो डाउट कि लाइफ मेरा सिक्योर है, कुछ हमको हो जाए तो हमको पैसा मिलेगा। इसको अच्छे तरीके से अगर कोई लेते हैं तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या बोलेंगे कि कौन सा पैसा जाके जमा करे बिना मतलब का, 1.5 लाख रुपया कम होता है। तो मान लीजिए LIC में जमा किए, तुरंत निकाल लिए, तो उसीलिए बोला गया कि लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड मैंने आप कम से कम उतना दिन उस पैसे को नहीं निकाल पाइएगा। निकालिएगा तो क्या होगा, आपका जो डिडक्शन मिला था वो क्या हो जाएगा, आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसीलिए लॉक इन पीरियड इसमें दे दिया गया है। तो यहां पे देखिए क्या दिया है, LIC में क्या दिया है, लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड आप लोग पढ़ लीजिएगा। LIC में क्या दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी सरेंडर्ड अनलेस प्रीमियम फॉर 2 years ऑन सच पॉलिसी हैज बीन पेड। मतलब कम से कम भैया आपको 2 साल तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन में क्या बोला गया है, housing the house acquired cannot be transferred before 5 years from the end of the financial year in which the possession of such property is obtained by the SSC। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन, बहुत हाउसिंग तो बहुत बड़ा एक मतलब सेक्शन है जिसमें लोग अक्सर बेनिफिट्स उठाते हैं और तरह तरह का मतलब ये डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो भी जब घर खरीदता है तो लोन में ही खरीदता है, अगर उसको लोन मिल जाए तो। लोन मिलना तो बोलते हैं कि मिल जाएगा, लेकिन इट्स लिटिल बिट टफ। मतलब आपका 3 साल का ITR देखेंगे, फिर से अगर अलग कोई प्रॉपर्टी वो देखेंगे, आप कहाँ काम करते हो, मान लीजिए आप अच्छे कंपनी में काम किए, HP, IBM, डेल, विप्रो, इन्फोसिस, नो प्रॉब्लम, सैलरी कितनी है, और सारी चीजें, बहुत सारा आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसमें सिविल स्कोर चेक किया जाता है, तो बहुत सारा चीज पैमाना उसमें देखा जाता है कि क्या, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। तो अगर लोन मिल जाता है तो लोग चाहते हैं कि हम लोन पे ही घर खरीदें। क्यों, क्योंकि उसका डिडक्शन मिलता है, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वहां भी हमको डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का यहां भी मिलता है, तो कोई क्यों छोड़े। लेकिन कोई कोई जैसे ट्रेडिशनल लोग रहते हैं, जैसे हमको भी ले सकते हैं या फादर लोग को, नहीं भैया हमको ऋण लेके घी नहीं पीना है, एक कहावत है, ऋण ले घी पी, ऋण लेके घी नहीं पीना है अपना, भैया मेरे पास पैसा है तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया हाउसिंग लोन में कि कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, द हाउस जो आपने खरीदा है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड बाय द SSC। तो 5 साल तक आपको लॉक इन पीरियड है। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वो भी क्या है, 5 years का है। शेयर्स और डिवेंचर्स 3 years का है। तो सारा सारा इसमें बता दिया गया है कि क्या लॉक इन पीरियड है, कितने साल तक आपको रखना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉक इन पीरियड। अगर आप लॉक इन पीरियड का वायोलेशन करते हैं तो क्या हुआ, then entire amount of deduction allowed earlier in any previous year shall be treated as taxable income in the year in which default is made। ठीक है, तो ये जो अपना है, इसको मैं आप लोग देख, इसको भी आप लोग भी अपने बुक्स में ये कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए मान लीजिए जी ये 23-24 है, ठीक है, 23-24 ये चैप्टर एक ही हम सेक्शन आज कर पा रहे हैं, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैच भी देख लेंगे और बहुत ये थोड़ा सा लंबा ये था, इसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे मान लिया 23-24 है, दिस फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन 31st ऑफ द मार्च 2024, इसमें आप उन लोगों ने डिडक्शन क्लेम कर लिया। उसके बाद मान लीजिए आपने वायोलेशन किया, जैसे मान लीजिए कुछ घर खरीदा था 5 साल के पहले, 1-2 साल में ही आपने बेच डाला, तो मान लीजिए घर खरीदा था, इसके ऊपर आप लोगों ने मान लीजिए कि डिडक्शन 50,000 का लिया था, तो जो अब जब आप बेचेंगे, मतलब 5 साल के पहले जब लॉक इन पीरियड के पहले ही आपने मतलब वायलेट कर दिया, तो जिस साल बेचेंगे, सपोज आपने बेचा 2026 में, तो 2026 में क्या हो जाएगा, 50,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके कहने का मतलब। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। एंड ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 80C सबसे बड़ा था, जिसको हम लोगों ने कवर किया। और आप लोग भी मैच का एंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं कल। कैसा लगा क्लास आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।